नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत ने ईरान इजराइल संघर्ष विराम का किया स्वागत। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता की भूमिका को सराहा। सभी पक्षों से स्थायी शांति की दिशा में काम करने की अपील। कहा, शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है भारत। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान इजराइल से अब तक 3000 से अधिक भारतीयों की हो चुकी है सुरक्षित स्वदेश वापसी। वतन लौटने पर लोगों ने ली सुकून की सांस। भारत सरकार का जताया आभार। पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 100 साल पहले हुई बातचीत को बताया विकसित भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, 22 मिनट में ही दुश्मन ने टेके घुटने। अमित शाह नई दिल्ली में आपातकाल के 50 साल पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, आपातकाल के घाव भारतीयों के मन पर गहरे। विपक्ष की आवाज और अधिकारों का आपातकाल में किया गया हनन। सशस्त्र बलों की एकता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिवर्तन के लिए तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने के लिए सीडीएस और सचिव सैन्य मामलों के विभाग को किया अधिकृत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की तो दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी हमलों का बदला भी ईरान ने अमेरिका से ले लिया। पश्चिम एशिया में शांति का इजराइल ईरान सहित दुनिया भर के लोगों ने स्वागत किया। वहीं अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि दोनों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया और इसे कई साल पीछे कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की जब घोषणा की तो उसके बाद न सिर्फ पूरे पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया में खुशी की लहर छा गई। इजराइल और ईरान में लोग सड़कों पर आकर खुशी मनाने लगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी गई। तेल से जुड़ी कंपनियों और विमानन कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया। दरअसल 12 दिन से इजराइल लगातार ईरान के परमाणु संस्थानों, मिसाइल ठिकानों और सैन्य संस्थानों पर हमला कर रहा था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल में कई हमले किए। 2 दिन पहले अमेरिका ने भी ईरान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद ईरान लगातार अमेरिका को बदले की कार्रवाई के लिए धमकी दे रहा था। सोमवार रात ईरान ने कतर स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया और इसे अपने बदले की कार्रवाई बताया। इस बदले की कार्रवाई के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई तो तभी लगने लगा था कि अब संघर्ष रुक सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमें बस हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, वह भी न के बराबर। सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी सारी मिसाइलों को हमारी रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नफरत वाली हरकत नहीं की जाएगी। मैं ईरान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमले से पहले इसके बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी। इसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल। ईरान अब शांति की ओर बढ़ेगा। मैं इजराइल से भी यही उम्मीद करता हूं ताकि उस क्षेत्र में शांति कायम हो। मंगलवार सवेरे फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि इजराइल और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले इजराइल को युद्ध विराम के लिए मनाया, फिर कतर को ये जानकारी दी और कतर से ईरान को मनाने के लिए कहा। इससे अमेरिका को सफलता मिली। इसके बाद इजराइल और ईरान ने भी युद्ध विराम की पुष्टि कर दी। शुरुआत में कुछ युद्ध विराम उल्लंघन की खबरें आईं और दोनों ओर से उत्तेजना भरे बयान भी आए, लेकिन अंत में इलाके में युद्ध विराम का असर दिखने लगा।
कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में शांति की किरण दिखाई देने लगी है। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसे कई साल पीछे धकेल दिया है, वहीं ईरान भी कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर इजराइल पर मिसाइलें बरसाकर अपने देशवासियों को ये बताने में कामयाब रहा कि उसने अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान अभी भी जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि गाजा को लेकर कब युद्ध विराम के लिए कोई बातचीत सफल होगी। भारत ने पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस युद्ध विराम में अमेरिका और कतर की मध्यस्थता की भूमिका सराहनीय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि संवाद और कूटनीति ही संघर्षों के समाधान का एकमात्र रास्ता है। भारत ने कहा कि वो शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। साथ ही भारत ने सभी पक्षों से स्थायी शांति की दिशा में काम करने की अपील की। ईरान और इजराइल में तनाव के बीच भारत संकटग्रस्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में भारत ने इजराइल से 594 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। वहीं ईरान से अब तक कुल 2576 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, ये तो अच्छा लग ही रहा है और घर आके भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंधु, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, भारतीयों की वतन वापसी जारी। ईरान और इजराइल संघर्ष के बाद दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 2576 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक सकुशल भारत लौट चुके हैं, तो वहीं अब इजराइल में फंसे भारतीयों की वापसी भी शुरू हो चुकी है। मंगलवार सुबह 8:30 बजे इजराइल से 161 भारतीयों को लेकर पहला समूह नई दिल्ली पहुंचा। इजरायली सीमा पार जॉर्डन के रास्ते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। इनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। वहीं मिस्र के शर्म अल शेख से तीसरी फ्लाइट इजराइल से 268 भारतीयों को लेकर उतरी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जब दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा तो केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने यात्रियों का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंधु, our Indian citizens, almost 165 citizens from Israel, they came here in our Palam airport. They came in a special aircraft, our Air Force aircraft C-17. They came here. Almost 22 states peoples are here. They are all safe. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority, wherever the crisis situation is there or war situation is there, the evacuate from our citizen to safely to our country. इस तरह अब तक कुल 326 भारतीय नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। अपने वतन सकुशल पहुंचने पर भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वतन लौटने का सुकून उनके चेहरे और शब्दों में झलक रहा है। हमें बच्चे के लिए बहुत अच्छा सेफ फील हो रहा है और इतना क्विक एक्शन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी क्विक हम निकल पाए हैं, बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया वाले काफ़ी क्विक निकल गए हैं। भारत सरकार का एक और बड़ा मानवीय मिशन ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। हर संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहता है। इसकी मिसाल ऑपरेशन सिंधु है। विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और अनूठे संबंधों पर जोर देते हुए दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री रामगुलाम की पूरे दिल से भागीदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने
विजन महासागर और भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री रामगुलाम को जल्द ही भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से बात करके खुशी हुई। हमने भारत मॉरिशस संवर्धित रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय विकास को और मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। मॉरिशस भारत के विजन महासागर और हमारी पड़ोसी प्रथम नीति में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। ये ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। पीएम ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से उनका क्या नाता है और इसलिए आज भी जब वो समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए निर्णय लेते हैं तो गुरुदेव को जरूर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे और भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे चलना होगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल में मोदी सरकार द्वारा कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई थीं जिसने वर्षों से उपेक्षित वंचितों के साथ ही देश को भी एक नई दिशा प्रदान की है। इसी क्रम में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था। मिशन का लक्ष्य चयनित शहरों के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और शहरी सुधारों को लागू करना है। अटल मिशन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
देश अटल मिशन फॉर रिजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। अमृत शहरों में जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने की एक बड़ी पहल है। 25 जून 2015 को शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन और पार्क जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है। इसने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर गरीबों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया। मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति और सीवरेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाओं से लैस पार्कों के लिए परियोजना लागत के 2.5% तक की अनुमति दी गई। मिशन में 500 चयनित शहर और कस्बे शामिल हैं। मिशन के तहत 77,640 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 35,990 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। अब तक 79,401 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में जल आपूर्ति के साथ नल और सीवरेज कनेक्शन उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही पार्कों का विकास कर शहरों की सुविधाओं में वृद्धि करना शामिल है। इसके साथ ही पहाड़ी और तटीय शहरों के लिए विशेष जल आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। ये सभी शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है, जिसका उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,99,000 करोड़ रुपए और इसमें 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा है। प्रौद्योगिकी उप मिशन स्टार्टअप विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अमृत 2.0 का एक अन्य घटक है। इसके अंतर्गत 120 स्टार्टअप को चुना गया है। वहीं अमृत मित्र में 10,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य शामिल हैं। सरकार ने इनके लिए 147 करोड़ रुपए लागत से 1,762 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अमृत का एक दशक पूरा हो चुका है। ये समावेशी नियोजन, कुशल सेवा वितरण और सतत विकास पर केंद्रित भारत के शहरी विकास दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। मिशन ने स्थानीय निकायों को मजबूत करके और पानी स्वच्छता तथा हरित क्षेत्रों जैसी मुख्य सेवाओं में सुधार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आपातकाल के 50 साल पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या है। एक सवाल उठ सकता है कि 50 साल पहले हुई किसी घटना पर अब चर्चा क्यों हो रही है। जब किसी राष्ट्रीय घटना के 50 साल पूरे होते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, समाज में उसकी स्मृति धुंधली हो जाती है। अगर लोकतंत्र को हिला देने वाली आपातकाल जैसी घटना की स्मृति धुंधली हो जाती है तो ये राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। अमित शाह ने कहा कि 25 जून के आपातकाल का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए किस हद तक जा सकती है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। देश की जनता ने तानाशाही को स्वीकार नहीं किया है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता
तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिवर्तन के लिए तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव सैन्य मामलों के विभाग को अधिकृत किया है। ये पहले की प्रणाली से एक बदलाव का प्रतीक है, जिसमें 2 या अधिक सेवाओं से संबंधित निर्देश प्रत्येक सेवा द्वारा अलग अलग जारी किए जाते थे। संयुक्त निर्देशों और संयुक्त आदेशों के अनुमोदन, प्रख्यापन और क्रमांकन पर पहला संयुक्त आदेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, अतिरेक को खत्म करने और क्रॉस सर्विस सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देता है। ये पहल तीनों सेनाओं में बेहतर पारदर्शिता, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता की नींव रखती है। ये राष्ट्र की सेवा में सशस्त्र बलों की एकता को मजबूत करते हुए संयुक्तता और एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA के 107 नियमित पाठ्यक्रम ने राष्ट्र के लिए 25 वर्षों की कमीशन सेवा के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। इसने विभिन्न शाखाओं और सेवाओं में भारतीय सेना के संचालन और नेतृत्व के ढांचे में विशिष्ट योगदान दिया है। इसकी राष्ट्र के लिए 25 वर्ष की कमीशन सेवा के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ हुई, जिसमें पाठ्यक्रम के उन 11 बहादुर अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP के अगले चरण और देशव्यापी ई पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मार्गदर्शन में आपके सराहनीय प्रयास यात्रा को आसान बनाने, वैश्विक कार्यस्थल तक पहुंच को गहरा करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में सहायक है। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 और ई पासपोर्ट की शुरुआत के साथ विदेश मंत्रालय हमारी पासपोर्ट सेवाओं की समयबद्धता, पारदर्शिता और पहुंच को पहले बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द और उत्तर प्रदेश में उड़द को मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। साथ ही खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ संवाद भी किया और NAFED, NCCF व राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिवराज सिंह ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित में सरकार किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि खरीद सही तरीके से हो। किसानों से सीधे खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ सही मायनों में किसान तक पहुंच पाएगा। पहले हम आश्वस्त होना चाहेंगे कि खरीदी किसानों से ही हो, खरीदी में बेईमानी ना हो, FAQ देखने में भी बेईमानी ना हो और कोई दलाल जैसे लोग सक्रिय ना हो, ताकि ईमानदारी से किसान का मूंग हो, उड़द हो, उत्पाद हो, वो खरीदा जा सके। अजय, केवल ये और बता दें आपके खरीदी केंद्र कितने खुलेंगे, इसमें भी वेयर हाउस वाले मामले में भी बड़ी गड़बड़ होती है, किसके वेयर हाउस में रखें, उसमें भी कई बार प्रतिस्पर्धा होती है और उसमें भी बेईमानियां होती है। इसको भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के साथ साथ किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए देश भर में चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जन आंदोलन बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ये एक
अत्यंत प्रभावशाली पहल है जिसने पूरे देश में व्यापक सफलता हासिल की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अभियान एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि ये भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और प्रत्यक्ष क्षेत्र स्तरीय सहभागिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए एक सतत आंदोलन की शुरुआत है। इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों की 2170 टीमों ने 1,42,000 से अधिक गांवों का दौरा किया और 1,34,00,000 से अधिक किसानों से सीधे संवाद किया। जो 2170 टीमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान पूरे देश में गई, 60,000 से ज़्यादा गांव में ये टीमें पहुंची और 1,45,00,000 से ज़्यादा किसानों से संवाद किया। और संवाद में, चर्चा में अनेकों मुद्दे सामने आए, जैसे शोध और रिसर्च जो ज़रूरत है किसान की उसके हिसाब से होना चाहिए। तो शोध और रिसर्च के बिंदु क्या क्या होंगे, इस पर चर्चा हुई। किसानों के सामने ज़मीन पर समस्याएं कैसी है और इसका वैज्ञानिक समाधान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हुई। किसान की बेहतरी के लिए, सुख और समृद्धि के लिए और देश में रिद्धि सिद्धि आए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने नव युवतियों के उत्थान और महत्वाकांक्षी युवा छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए नव्या योजना चलाई है। ये योजना नव युवती और युवाओं छात्राओं को आवश्यक प्रशिक्षण और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नव्या एक पायलट पहल है जिसका मकसद 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। ये पायलट पहल देश के 27 जिलों में लागू की जाएगी, जिसमें 19 राज्यों में फैले आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर राज्यों के जिले भी शामिल हैं, जो वंचित क्षेत्रों और कमजोर वर्गों तक पहुंचने की सरकार की समावेशी विचारधारा को दर्शाता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने IIM मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज तिवारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि IIM मुंबई एक श्रेष्ठ संस्थान है जिसने स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम कमाया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि PM मोदी ने पिछले 10 वर्षों में स्टार्टअप मूवमेंट पर विशेष बल दिया। दुनिया के स्टार्टअप के इकोसिस्टम में हम तीसरे दर्जे पर आकर खड़े हो गए हैं। एक श्रेष्ठ संस्थान जिसने स्टार्टअप की दुनिया में देश में एक अपना नाम कमाया है। 3 यूनिकॉर्न यहाँ से निकले हैं, 140-45 से अधिक स्टार्टअप, कामयाब स्टार्टअप। और जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 10 वर्षों में स्टार्टअप मूवमेंट को विशेष बल देते हुए एक स्टार्टअप पॉलिसी भी रोल आउट की थी। और हकीकत तो ये है कि सन 2015 में लाल किले के परिसर से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और उससे इतना बल मिला इस सारी मुहिम को कि जहां मात्र 350-400 स्टार्टअप हुआ करते थे उस दौर में, आज बढ़ करके 1,70,75,000 तक पहुंच गए। दुनिया में स्टार्टअप के इकोसिस्टम में हम तीसरे दर्जे में आन खड़े हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली होने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के गंभीर आरोपों को पहले ही चुनाव आयोग निराधार बताते हुए नकार चुका था। वहीं अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर औपचारिक रूप से राहुल गांधी को लिखित जवाब दिया है। वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव आयोग पर मतदाता सूची सहित अन्य दूसरी चुनावी गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उस पर राजनीतिक घमासान जोरों पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था। सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। राहुल गांधी, माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे? वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस जीती है। राहुल गांधी के जरिए चुनाव आयोग की शुचिता पर सवाल खड़े किए जाने के बाद जहां भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों द्वारा उन पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं कांग्रेस अपना बचाव करती नजर आ रही है। अब क्योंकि चुनाव हार गए हैं इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, परंतु उसी समय ये झारखंड का चुनाव भी जीते थे और उससे पहले तेलंगाना और कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव भी जीते थे। तब इन्होंने ये सब नहीं कहा। जो आप बार बार बेबुनियादी आरोप लगाएंगे, इससे एक चीज स्पष्ट है कि आपके पास शायद वो नॉलेजेबल कॉम्प्रिहेंशन नहीं कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में इलेक्शन प्रोसेस है क्या और कैसे होता है। हमने यही कहा कि 5 बजे के बाद इतना वोटर्स बढ़ा और 5 साल में 8% वोट नहीं बढ़े और 5 महीने के अंदर में 8% वोट बढ़े। ये कैसे बढ़े भाई? ये कहां से आए वोट? महाराष्ट्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सभी आंकड़े राजनीतिक दलों को दे दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र की ओर से कहा गया कि जैसा कि भारत के चुनाव आयोग ने पहले ही सूचित किया है कि मतदाता सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव 2024 से पहले किए गए दूसरे विशेष सारांश संशोधन 2024 के दौरान सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों की मसौदा और अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां कांग्रेस सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई। कांग्रेस को मतदाता सूची सौंपने की तिथियां अनुलग्न में देखी जा सकती हैं। साथ ही नामावलियों के प्रारूप और अंतिम प्रकाशन के बीच विचारार्थ 19,27,508 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं। सूत्रों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर चर्चा की मांग का जवाब देते हुए उन्हें चुनाव आयोग के साथ बातचीत के लिए भी आमंत्रित किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। 24 जून को राजधानी में एक ही दिन में 3,400 गड्ढों की मरम्मत कर कई किलोमीटर सड़क को सुरक्षित, समतल और मानसून के लिए तैयार किया गया। इस पूरी कार्रवाई को पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा भाव का प्रतीक बताया गया। दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक अभियान, एक दिन में 3,400 गड्ढों की मरम्मत। न थमेगी न रुकेगी दिल्ली की रफ्तार। दिल्ली में सरकार बदलने का असर अब सड़कों पर भी दिख रहा है। राजधानी की जनता सड़कों पर गड्ढों से परेशान थी, लेकिन आज हर परेशानी का समाधान बन रही है दिल्ली सरकार। इसीलिए मानसून से पहले दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने का बीड़ा रेखा सरकार ने उठा लिया है। इसी के तहत एक ही दिन में 3,400 गड्ढे भरने का संकल्प कर डाला। हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मानसून कभी भी आ सकता है। जो हमारी सरकार की पारदर्शिता है, हमारा कमिटमेंट है मुख्यमंत्री जी की, हमारी, और कि हमें दिल्ली को अच्छी सड़कें देनी है, वर्ल्ड क्लास सड़कें देनी है। पीछे की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, मगर दिल्ली में अच्छी सड़कें दें और ताकि कोई भी एक्सीडेंट भी ना हो। ये गड्ढों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की मौतें होती हैं, तो वो भी ना हो, वो भी हमारा कमिटमेंट है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इलाके के नालों की साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया गया। इनका कहना है कि दिल्ली मानसून के समय में रुके ना, उसकी गति ना रुके, उसके लिए सभी विधायक, सभी मंत्री, पार्टी के लोग सड़क पर हैं। जितनी तेजी से हमारी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की गुप्ता जी ने, रेखा जी ने बड़ी तेजी से काम शुरू कराया, आज उसी का है। आप देख सकते हैं कि कितने नाले साफ हो चुके हैं। तेजी से जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है और इसके अंदर सीवेज मिला हुआ है, इसमें अंदर फैक्ट्री वेस्ट मिले होने के बावजूद बड़ी तेजी चल रहा है। तो इस बार दिल्ली मानसून के अंदर रुके ना, थमे ना, वो गति ना रुके, उसके लिए सभी एमएलए, सभी मिनिस्टर, सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के काउंसलर, सभी एमपी सड़कों पर हैं। कभी ईमानदारी और बेहतर सुविधा का नारा देकर दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी के दौर में सड़कें बदहाली की कहानी कह रही थीं।
स्थानीय लोगों की माने तो गड्ढों को भर देने से जल भराव नहीं होगा और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। बारिश में दिल्ली वासियों को गर्मी से ही नहीं बल्कि जल भराव से भी राहत मिलने की उम्मीद है। मॉनसून आने को है। जिस प्रकार की दिल्ली में मॉनसून में समस्याएं होती है, उससे स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार से 2-4 दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं और इसी की कड़ी में 3400 गड्ढे भरे गए हैं। और ना केवल ये गड्ढे भरे गए हैं बल्कि इसको आने वाले समय में मेंटेनेंस के तौर पर भी देखा जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। संभल के चंदौसी में नगरपालिका परिषद की जमीन पर अवैध रूप से बनी रजा-ए मुस्तफ़ा मस्जिद के साथ ही उस पर बने 40 फीट ऊंचे मीनार को भी गिरा दिया गया। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। समय सीमा 20 जून की शाम को समाप्त हो गई थी। मस्जिद कमेटी के द्वारा मस्जिद नहीं गिराने पर प्रशासन मंगलवार को हाइड्रा मशीन की मदद से मस्जिद को ध्वस्त कर चुका है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। अवैध निर्माण के बारे में एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि मस्जिद के साथ ही इस इलाके में बने 34 अवैध मकानों के मालिकों को भी नोटिस दिया गया है, उसे भी जल्द खाली कराया जाएगा। लक्ष्मणगंज में एक मस्जिद नगरपालिका की भूमि पर बनी थी, जिसको 5 तारीख को नगरपालिका की ओर से नोटिस दिया गया था। तो उनके द्वारा जो 15 दिन की अवधि दी गई थी, उसके अंदर बहुत धीमे धीमे से काम प्रारंभ किया गया। तो एक बहुत बड़ी मीनार थी जिसको मैनुअली हटाया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मस्जिद कमेटी के सहयोग से एक हाइड्रा मंगाया गया और उस हाइड्रा के माध्यम से उसको हटवा दिया गया। नई दिल्ली में ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम द्वारा विश्व वाईफाई दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2035 तक भारत में वाईफाई $22 बिलियन का बाजार होगा, जो देश की डिजिटल यात्रा में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल समावेशन में भारत की तेज प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक डिजिटल लेनदेन में 46% का योगदान देता है। Wi-Fi segment alone will be 22 billion by 2035. That's the steep path of growth, and India is the only country, let me tell you, that provides this exponential growth. I was in Barcelona for the World Mobile Congress and I was amazed. Across the world, the telecom space is shrinking from a point of view of growth, is shrinking from a point of view of capex. It is only in India that you've rolled out 5G in 22 months, close to 5.5 lakh BTSs, 5 lakh crores worth of investment, covering 99.6% of districts and 82% of population. It's only possible in India. महाराष्ट्र के पुणे में 7वीं हेलीकॉप्टर्स आणि स्मॉल एयरक्राफ्ट परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, फिक्की और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल शामिल हुए। ये परिषद देश में हवाई संपर्क और घरेलू नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में नागरिक हवाई क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। तेजी से विकसित होते इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए कई सफल पहल की गई हैं। इसके चलते व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई गति मिली है, जिससे आर्थिक अवसरों में वृद्धि हुई है। A lot of potential in the country to grow helicopter operations, and we are doing our bit from the ministry to encourage more people to come into helicopter operations. And for that, in the ministry we have set up a separate directorate also. This was the first time which has happened after I became minister. To help helicopter operations in the country, we have created a separate directorate for rotary wing also, and for small aircrafts also, to take more aircraft fleet into the country. One challenge we have seen is that it is a very financially burdening affair to buy or purchase or new aircraft. So leasing industry is very, very important for aircraft business. So to encourage leasing in the country,
we have already passed one bill in the parliament, which is the protection of aircraft objects interests. विश्व स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मान और मान्यता देने के लिए हर साल 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए विदेश मंत्रालय में कार्यरत सभी महिला अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत और उसके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला राजनयिकों की बढ़ती संख्या पर खुशी भी जाहिर की। साथ ही विदेश मंत्री ने इस अवसर पर कुछ महिला अधिकारियों की फोटो भी शेयर की। वैश्विक एसडीजी रैंकिंग में भारत पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को लेकर भारत ने पहली बार एसडीजी की सूची में 193 देशों में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं और हालिया सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 67 अंक हासिल कर 2025 एसडीजी सूचकांक में 99वां स्थान हासिल किया है। भारत ने इससे पहले 2024 में 109वां स्थान, 2023 में 112वां स्थान और 2017 में 116वां स्थान हासिल किया था। मॉनसून तेजी से आगे बढ़ते हुए आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे देश पर छा जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून हर दिन एक नए क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है। मॉनसून की सक्रियता ने एक ओर जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं कई राज्यों में ये आफत भी बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम इलाकों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर निकलने पर सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। देखते हैं मौसम का मिजाज। उत्तर पश्चिम भारत में तेज बारिश की भविष्यवाणी। मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में होगी भारी से भारी बारिश। तेज हवा और बारिश से गर्मी से राहत। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज। मॉनसून का असर लगभग पूरे देश में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। कहीं ये बारिश राहत बनकर आई है तो कहीं ये आफत की बारिश भी बन गई है। बात की जाए राजस्थान की तो राज्य के 12 जिले में बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते 1 दर्जन बरसाती नदियां उफान पर हैं। जिले में लगातार बारिश के चलते पार्वती, बरनी, भैंसासुर, पलको, कुनो, बाणगंगा, घड़ावाली सहित अन्य नदी नाले उफान पर हैं। इन नदियों में उफान के चलते कई गांवों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। 12 जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। राज्य के पूर्वी जिलों में मॉनसून सबसे ज्यादा सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय हो जाने से गुजरात में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। आज भी राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। सूरत में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। जिले में बुधवार तक इसी तरह से बारिश के जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मॉनसून ने राज्य के 60% हिस्से को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं पूर्वी हिस्से के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होती रही। देश के पूर्वोत्तर राज्यों की यदि बात की जाए तो मौसम विभाग ने असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में भी भारी से भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी खंड में भूस्खलन के कारण पटरियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण दक्षिण असम, त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ने वाली रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।
वहीं अगर बात की जाए झारखंड में, तो झारखंड में मानसून इस बार आफत बनकर बरस रहा है। राजधानी रांची से लेकर कोल्हान और संथाल परगना तक भारी बारिश जारी है। इन जिलों के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में वज्रपात की भी कई घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 6 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न होने के सख्त आदेश किए हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करते समय कोई भी मतदाता अपने मतों के अधिकार से वंचित न रहे। ऐसे किसी भी व्यक्ति का मतदाता के रूप में सूची में नाम नहीं होना चाहिए जो उसके लिए पात्र न हो। आयोग ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक व्यापार में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में इंडिया एक्जिम बैंक ट्रेड कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PLI स्कीम की वजह से भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है और PLI स्कीम समर्थित निर्यात 5.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। In the last few years, global growth and trade have all suffered. That is why you have periodically the WTO, the World Bank, the IMF reviewing every half year and telling us as to how the progress is. It's not seen an uptick by their estimates. Even this year, there's a 20 basis point drop in the OECD estimates, the World Bank estimates. The World Bank, of course, has come down with 40 bits coming down, and the WTO. So it doesn't seem as if the world is in a mood to go along with exports. Despite that, I appreciate the Indian exporters putting that kind of an effort, that they are still growing and are finding real success. सुरक्षा मुद्दों पर भारत नेपाल द्विपक्षीय परामर्श समूह INBCGSI की 23 से 24 जून को पुणे में आयोजित 16वीं बैठक में दोनों पड़ोसियों के बीच सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव उत्तर मुनु महावर ने किया और नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दक्षिण एशिया गहेंद्र राज भंडारी ने किया। प्रतिनिधिमंडल में संबंधित विदेश और रक्षा मंत्रालयों के साथ साथ भारतीय सेना और नेपाली सेना के निदेशालयों के अधिकारी शामिल थे। दोनों पक्षों ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों जैसे उपकरण आपूर्ति, प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत अभियान और सैन्य आदान प्रदान पर उत्पादक चर्चा की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडलों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रमुख सार्वजनिक और निजी रक्षा क्षेत्र की विनिर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में हिंदी फीचर फिल्म सितारे जमीन पर की विशेष स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट शामिल हुई, जिनके लिए ये एक यादगार अनुभव रहा। फिल्म ये एहसास दिलाती है कि हर बच्चा अनमोल है, बस ज़रूरत है उन्हें समझने और अपनाने की। इस फिल्म में अभिनय करने वाले सिमरन मंगेशकर और आशीष पेंडसे ने अपने विचार साझा किए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, who is next to us, he is the hero of that, and heroes तो आप लोग हो भाई। मतलब हम लोग की एक्टर है, हमें बहुत अच्छा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना काम किया होगा। सही है, जिन्होंने हमें स्टार्ट करवाया वही हमारे साथ बैठे हैं। तो हु इज़ द आमिर सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये इवेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक के सर हमारे फ्रेंड बन गए हैं और जनेलिया मैडम भी हमारे फ्रेंड बन गए, धन्यवाद। और मैं किशोर नगर से बिलोंग करता हूँ, जो किशोर दाकी नगरी से आया हूँ मैं, और खंडवा से आया हूँ मैं, जो मध्य प्रदेश में आता है।
और मेरी हॉबीज़ है एक्टिंग, डांसिंग, मिमिक्री, योगासन और कभी कभी बॉलीवुड में अपना नाम हो। धन्यवाद। वहीं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता आमिर खान ने बताया कि फिल्म में उन बच्चों की कहानी है जो अलग हैं, खास हैं और सबसे बढ़कर प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि एक सोच, एक संवेदनशीलता की है। अभिनेता और निर्माता आमिर खान ने इस मौके को बेहद यादगार बताया। फिल्म अभिनेता आमिर खान से बात की डीडी न्यूज़ संवाददाता जया सिन्हा ने। हमें इस वक्त राष्ट्रपति भवन में, जहां पर सिनेमा और उसका एक जश्न बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग है फिल्म सितारे ज़मीं पर पे। बहुत ही खास मूवी है। हमारे साथ हैं आमिर खान इस वक्त। आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सितारे ज़मीं पर एक बहुत ही खास फिल्म है और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इसको दर्शकों का, क्रिटिक्स का, और ख़ास तौर पर बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन में इसकी स्क्रीनिंग, ये कितना खास मौका है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेशन ऑनर्स द एक्सीलेंस, और यहाँ पर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, पूरी टीम के लिए। डायरेक्टर प्रसन्ना, जिनीलिया, मैं, सारे एक्टर्स, हम लोग बहुत ही खुश हैं। वी फीलिंग वेरी प्राउड दैट द प्रेसिडेंट इज वाचिंग द फिल्म टुडे एंड वी हैव बीन इनवाइटेड हियर फॉर द स्क्रीनिंग। ये इशू भी बहुत एक ख़ास इशू है, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम फिल्म देख रहे हैं आज अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट मैम। It's a matter of great pride to us. सितारे ज़मीं पर से सितारे ज़मीं पर एक लंबा सफ़र यहाँ पर आपने तय किया है। क्या खूबसूरत इस फिल्म में जो सबसे खास बात है जो आपको जोड़ती है, और एक ऐसी चीज़, क्योंकि एक बहुत ही खास फिल्म है, अगर आपने इस फिल्म के साथ जिया, इस फिल्म को देखा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। कितनी बदला आपका है, आपका जीवन, आपका पूरा जो एक नज़रिया है देखने का? मुझे लगता है हम सबका नज़रिया बदल जाता है ये फिल्म देखने के बाद। हमें सबसे बड़ा एहसास जो ये होता है कि हम सब का अपना अपना अलग नॉर्मल होता है। हम अक्सर बहुत जल्द जजमेंट ले लेते हैं दूसरों के बारे में, और हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदाइश तौर पे पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, न्यूरो एटिपिकल जिसे हम कहते हैं, तो ये फिल्म हमको बताती है कि हम सब का अपना अपना अलग नॉर्मल है और हम सबको एक साथ हाथ पकड़ के एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ख़ास तौर से बहुत कुछ सीखने को मिला इन 10 एक्टरों के साथ काम करके। ये हमेशा इतना खुश रहते हैं। फिल्म में डायलॉग भी है कि इनको कब अपने मन की चीज़ें मिली हैं, फिर भी ये हमेशा खुश रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए कि हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, नॉट सक्सेस, नॉट फेम, नॉट मनी। हैप्पीनेस, खुशी जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है हम सब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आमिर खान, जिनकी फिल्म की स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही है राष्ट्रपति भवन में, एक बहुत ही खास मौका है उन सितारों के लिए भी, उन कलाकारों के लिए भी, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म के इस स्क्रीन से कहीं बहुत दूर तक, आगे तक जाते हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं इस फिल्म की अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग को यादगार बताया। अभिनेत्री ने कहा कि इस फिल्म से जुड़ना अपने आप में एक सम्मान की बात है और ये काफ़ी प्रेरणादायक फिल्म होने वाली है। फिल्म की अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख से बात की डीडी न्यूज़ संवाददाता जया सिन्हा ने। सितारे ज़मीं पर एक बेहद ख़ास फिल्म राष्ट्रपति भवन में इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। एक बहुत ही ख़ास मौका है तमाम उन एक्टर्स के लिए जो इस फिल्म का हिस्सा है। मेरे साथ है जिनीलिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। जिनीलिया, ये फिल्म बहुत ख़ास है और एक बहुत ही खूबसूरत किरदार में आप इसमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले कैसा अनुभव रहा इस फिल्म में काम करने का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये एक प्रिविलेज है एक्चुअली फॉर मी, एंड आई थिंक टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जो इतना स्पेशल है, एंड इट्स यू नो it just touches the right notes is an honor for me as an actor. अच्छा, एक बहुत ही खास बात है इस फिल्म में कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी, एक सोशली रेलेवेंट फैक्टर भी, किस तरह से एक संदेश हम दे सकते हैं, और एक कुछ बहुत दिल को छू लेने वाली फिल्म है ना, ये उन फिल्मों में से है। एक सबसे आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, सबसे बड़ा मेजर टेक अवे क्या रहा है इस फिल्म? एक्चुअली इस फिल्म में एक लाइन है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है, एंड आई थिंक दैट लाइन इज़ द लाइन दैट आई ऑल्सो have taken away from the film. मतलब हम लोग को पता है कि you know this is true, this is not true, but कई बार you have to be reminded कि you know सबका अपना अपना नॉर्मल है. You're different from me, I'm different from you, so are neurodivergent children, they're all different and we have to include them together.
काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को सराहना मिल रही है। फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और राष्ट्रपति भवन में इसकी खास तौर पर स्क्रीनिंग रखी गई है, तो वो कितना स्पेशल मोमेंट है? It's an honor, truly an honor to be here in Rashtrapati Bhavan to show a film that you're proud of, and to be in this place itself for me is a big honor. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म सितारे ज़मीं पर जिसकी स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये एक उन खास बच्चों की कहानी कहती है जो बहुत ही खास है, स्पेशल हैं और प्रेरणादायक भी हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। पिछले एक दशक में भारत और UAE के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। भारत और UAE के बीच बढ़ते संबंधों के आधार पर UAE भारत CEPA काउंसिल स्टार्टअप सीरीज मंगलवार को नई दिल्ली में लॉन्च हुई, जहां UAE भारतीय स्टार्टअप को अमीरात में सॉफ्ट लॉन्च करने में मदद करेगा। More solid ecosystems around the world, and we're lucky to basically be in proximity of India and being able to do something like startup series, and last year we have done the founders retreat. So there's a lot of focus when it comes to startups as a very interesting chapter in this relationship, and a chapter that will drive the numbers between the two countries in terms of bilateral trade and investment further. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।